हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नीमपुर गांव में रहने वाली कौशल्या अपने पड़ोस में रहने वाली विमला की बहू सुमन की गोद भराई की रस्म में जाती है और काले मोतियों से बना धागा उसे उपहार के रूप में देते हुए कहती है, जब तेरा बच्चा होगा ना बहू, तब तुम उसे पहनाना। सुना है बच्चे को ये काला धागा पहनाने से उसे किसी की नजर नहीं लगती। ये देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें बातें बनाते हुए कहती हैं, विमला बहन, ये तुमने किस गरीब को अपने यहाँ बुला लिया। भला कौन गोद भराई में 10 रुपए की चीज नजर का धागा देता है। अब जिसकी जो हैसियत है वो तो वही लाएगा ना। मुझे तो लगता है मैंने गलती कर दी उसे बुलाकर। कौशल्या उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन गरीब कौशल्या और कर भी क्या सकती थी। बड़ी मुश्किल से उसका बेटा मेहनत मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाता था, इसलिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो बेचारी चुपचाप शर्मिंदा होकर वहाँ खड़ी थी। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की प्राची ये सब बातें सुन रही थी। विमला आंटी, सुमन तो आपकी बहू है ना, फिर आपने उसे ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया गोद भराई में। और तो और ये सब गोद भराई का इंतजाम तक उसके मायके वालों ने किया है। और माला आंटी, आप भी तो एक झुंझुना लाई हैं। और वैसे भी तोहफा देने वालों से ज्यादा तो उसको देने वाले की भावना देखी जाती है। ये कहकर प्राची बाहर की ओर चली जाती है। तभी कौशल्या उसे रोकते हुए कहती है, तुम कौन हो बिटिया? मैंने पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम प्राची है, मैं यहीं पास वाले गांव में रहती हूँ और मैं सुमन की दोस्त हूँ। उसकी गोद भराई थी तो मुझे तो आना ही था। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। प्राची की सादगी सुंदरता कौशल्या को भा जाती है और सबसे ज्यादा खूबसूरत थे उसके काले रेशमी बाल। उसके जितने लंबे बाल पूरे गांव में किसी के नहीं थे। उसे देख कौशल्या सोचती है, कितनी सुंदर लड़की है और इसके बाल भी कितने सुंदर हैं। काश मेरे बेटे के लिए ऐसी ही कोई लड़की मिल जाए। कौशल्या के बेटे की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए वो पंडित से उसके लिए कोई लड़की ढूंढने की बात करती है। कुछ दिन बाद पंडित एक लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। उस लड़की की तस्वीर देखकर तो कौशल्या खुश हो जाती है और झट से उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्राची ही होती है। प्राची भी गरीब परिवार से ही थी। कौशल्या उसके घर वालों से मिलकर उनकी शादी तय कर देती है। कुछ समय बाद गरीब सास की लंबे बाल वाली बहू अपने ससुराल आ जाती है। कितनी सुंदर लग रही है तू बहू, कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। आजा अंदर आजा। बहू, हमारे यहाँ एक यही कमरा है, इसलिए तुम दोनों अंदर सो जाया करो और आज से मैं आंगन में ही खाट डालकर सो जाया करूंगी। लेकिन माँ जी, आप बाहर सोएंगी? हाँ बहू, मैं यही बाहर आंगन में ही तो सोऊंगी, और वैसे भी मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब से कौशल्या आंगन में सो जाती है और प्राची और राजीव दोनों अंदर कमरे में सोते हैं। रात को प्राची पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। फिर रसोई की खिड़की से अपनी सास को सोता हुआ देखती है कि तभी उसकी नजर उस पेड़ पर जाती है जिसके नीचे उसकी सास सो रही थी। उस पेड़ की एक टहनी टूटकर कौशल्या पर गिरने वाली है। हे भगवान, ये डाली तो काफी बड़ी है, अगर माँ जी के ऊपर गिर गई तो कहीं उन्हें चोट ना जाए। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। इससे पहले कि वो डाल कौशल्या पर गिरती, उसकी चोटी काफी लंबी हो जाती है और किसी सांप की तरह जाकर उस पेड़ की टहनी से लिपट जाती है और उसे अपने लंबे बालों से दूर कर देती है। फिर वापस से उसके लंबे बाल नॉर्मल हो जाते हैं। दरअसल उसके ये लंबे बाल कोई साधारण बाल नहीं थे, बल्कि जादुई लंबे बाल थे जो उसे अपनी माँ से मिले थे और उसकी माँ को उसकी नानी से। अगली सुबह, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए मैं क्या बनाऊं? बहू, मुझे माफ करना, लेकिन घर में बस थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी दाल ही रखी है, तो उन्हीं में से कुछ बना ले, और कुछ खास है नहीं घर में बनाने को। अब प्राची रसोई में जाती है और सोचने लगती है, बेचारे मेरे ससुराल वाले कितने लाचार हैं, उनका भी मन करता होगा पकवान खाने को। पहली रसोई में दाल चावल बनाऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा, अब क्या करूं? तभी उसके बालों से आवाज आती है, प्राची, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं कब काम आऊंगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, मेरे पास तो जादुई लंबे बाल हैं। तभी उन बालों से एक सुनहरी रोशनी उठती है जिसमें से शीतल की रसोई अलग अलग पकवानों से भर जाती है। फिर कुछ देर बाद वो सब पकवान अपनी सास और पति को परोसती है। इतने पकवान देखकर वो हैरान रह जाती है। ये सब पकवान कहाँ से आए? हाँ बहू, घर में तो राशन कुछ था ही नहीं जी, वो मुझे शादी में जो शगुन मिला था उसी का मैं ले आई। अब आप लोग खाइए ना। अब वो सब खाना खाते हैं। वो खाने के बाद कौशल्या की आंखें भर आती हैं। माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बहू, आज कितने दिनों के बाद मैंने और मेरे बेटे ने पेट भरकर इतना लजीज खाना खाया है। सच कहूँ तो तू हमारे लिए देवी से कम नहीं है।
प्राची के ससुराल वाले उसे पाकर बहुत खुश थे। एक रोज प्राची काम करके काफी थक जाती है। उफ, आज तो कितना थक गई, लेकिन ये झाड़ू तो अभी भी बाकी है। आइडिया, ए मेरे लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। वो आराम से बिस्तर पर लेट जाती है और उसके जादुई लंबे बाल जल्दी जल्दी झाड़ू लगाते हैं। कुछ देर बाद उसकी सास मंदिर से लौटती है तो वो हैरान थी कि इतनी जल्दी सब काम कैसे खत्म हो गया। वाह बहू, इतनी जल्दी ये घर कितना साफ कैसे हो गया। जब मैं गई थी तब तो पूरा घर बिखरा हुआ था, लेकिन अब तो ये कितना साफ हो गया। तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि मेरे बालों में है। लेकिन अब धीरे धीरे कौशल्या को इस बात पर शक होने लगा, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, बहू, राजीव की नौकरी चली गई है। उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया है। अब इस घर का गुजारा कैसे चलेगा? क्या? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद प्राची अपने कमरे में जाती है और अपने जादुई बालों से ढेर सारे पैसे की बात करती है। मैं जानती हूँ मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग सकती, लेकिन इस वक्त मेरे परिवार वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। देखते ही देखते उसके बालों से ढेर सारे 2-2 हजार के नोट निकलने लगते हैं। तभी वहाँ राजीव और कौशल्या आ जाते हैं। ये सब तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? कोई छलावा या डायन? नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये बाल तो मुझे मेरी माँ से विरासत में मिले हैं। इनसे मैं जो चाहूँ मांग सकती हूँ, लेकिन एक हद तक। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपसे ये बात छुपाई। मैंने जो कुछ भी किया आप लोगों के लिए किया। हम सच में बड़े ही भाग्यशाली हैं जो तुम जैसी गुणकारी बहू हमें मिली। हाँ प्राची, लेकिन हम कभी तुम्हारे बालों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम अभी भी हमारे लिए हमारी वही साधारण सी प्राची हो। उस दिन के बाद प्राची बहुत ही कम अपने लंबे बालों का जादू के लिए इस्तेमाल करती। राजीव उन पैसों से खुद का खाने का काम शुरू करता है, जिससे उसे खूब कमाई होती है और अब वो सब मिलकर साथ में खुशी खुशी रहते हैं। गौरी के बाल घने, लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता था, पर शादी के बाद गौरी के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गौरी की सास यशोदा देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत जरूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत जरूरी है। तुम्हारे घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है। सिर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला गौरी कैसे टाल सकती थी? वो इस घर में नई थी। उसने घूंघट में ही हाँ में सिर हिला दिया। यशोदा देवी कमरे से चली गई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है गौरी। मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं, पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में ही रखना है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी गौरी का पति सूरज आ जाता है। आप तो मुझे झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरे ये लंबे बाल तो घूंघट में ही रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे। मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं हो ना गौरी मुझसे शादी के बाद? सूरज थोड़ी उदासी के साथ ये बात कहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इस घूंघट की वजह से, वो मेरे लिए ये सब नया है ना, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय गौरी ने बात को संभाल लिया ताकि सूरज को किसी बात का बुरा न लगे, पर यह सच था कि गौरी हर समय बालों को बांधकर घूंघट करने में बहुत तंग आती थी। जरा सा भी गौरी का घूंघट सिर से हटने लगता तो उसकी सास उसे टोक देती। गौरी बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं। एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो। गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज लगा रही है, क्या करूं? माँ जी, वो आज गौरी ने सिर धोया था, बाल सुखा रही है। मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। अब इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है, वही समेट रही होगी। बस, आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं तो सिर को एक दिन पहले धो लेती। पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेंगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आएगी। मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। गौरी जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जूड़ा लपेट लेती है और सिर पर पल्ला कर लेती है। अक्सर ही गौरी को ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता था। एक दिन सब औरतें एक संगीत समारोह में इकट्ठी हुई, जिसमें यशोदा देवी और दोनों बहुएं भी गईं। गौरी बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सिर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो बड़ी बहू ने कितनी चिमटी लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। ये क्या, तुम एक ही पिन लगाकर आ गई हो?
जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जूड़ा खुल जाएगा। अरे यशोदा बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है, सुंदर लग रही हो बहू। गौरी बहू, इनके पैर छू लो, इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने ही कहा है बहू से, वो क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगता। ठीक ही है, बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। तभी बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चा जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था, वहीं पास में बने कुएं में गिरने लगता है। मम्मी, मोहित कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ा हुआ है, वो पानी में गिर जाएगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा मोहित कुएं में गिर गया। मोहित, मोहित! सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गौरी दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर अपना जूड़ा खोलती है और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। मोहित बेटा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। गौरी के बालों में भयानक दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोशिश से मोहित को कुएं से बाहर खींच ही लिया। सब औरतें गौरी को देख रही थी। गौरी के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर मोहित ठीक था, इस बात से गौरी को तसल्ली थी। गौरी बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, तुम बहुत साहसी हो। अरे तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गरम तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। क्षमा करना माँ जी, वो मोहित को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने घूंघट। रहने दो बहू, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी, अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, इन्हें तुम ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं, मैं इन्हें पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता। मम्मी, मेरा बच्चा। सब औरतें गौरी की बहुत तारीफ करती हैं। उस दिन के बाद गौरी ने बालों को घूंघट में छुपाना बंद कर दिया। वो अपने बालों की सुंदर चोटी भी बनाती और उन्हें खुला भी छोड़ती। अब उसे लंबे बालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। यशोदा ने अपनी दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया। सच तो यही है कि इज्जत और सम्मान व्यक्ति के व्यवहार और बातों में होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार ही उसके चरित्र को महान बनाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।